What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर आपका 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, दैट इज आज और कल। तो 2 ही क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको लर्निंग साथ साथ कंटिन्यू रखनी है और मुझे जो आपने प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे पे कि आप चीजें याद करके चलोगे, साथ साथ याद करो, लिखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं गाइस हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो पैटर्न क्या चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 में आपने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में चीजें देखी कि किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड चला, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन ट्रेड को डिस्ट्रॉय करा, क्या क्या पॉलिसीज रही ब्रिटिशर्स की, जिस तरीके से उन्होंने हमें यूज करा एज अ फीडर इकोनॉमी, वो सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तो हमने किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करी, क्या क्या हमारी पॉलिसीज रही प्लानिंग की, वो सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, जिसमें हमने 1950 से लेके 1990 तक 40 साल की प्लानिंग के बारे में देखा, उसकी सक्सेस देखी, उसका फेलियर देखा। अब 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। इसका मतलब ये है कि 1991 में हमारे कंट्री में सारे के सारे पॉलिसीज चेंज करी गई, क्योंकि वहाँ पे ये रियलाइजेशन हुआ कि जितने भी पॉलिसीज अभी तक बनाई हैं उनसे हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो पोस्ट 1991 क्या क्या चीजें हुई वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं क्या और क्यों लाने पड़ते हैं। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं या नई पॉलिसीज हैं जो हम बनाते हैं पुरानी को खत्म करके, ताकि हम ग्रोथ के पाथ पे और तेजी से दौड़ सकें। तो देखो लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस। देखो हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में चले गए थे, हमारे गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए थे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, पैसा नहीं था, तो हमें जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए। जब हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला इतनी क्लोज्ड इकोनॉमी का हम लोन कैसे दे दें, सब कुछ तो तुमने बंद किया हुआ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, इंपोर्ट तुमने बंद कर दिया, सब कुछ तुमने क्लोज किया हुआ है, तो हम इतनी क्लोज्ड इकोनॉमी को नहीं लोन वगैरह दे सकते, यू हैव टू चेंज योर पॉलिसीज। तो उस परस्यूट में हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। हमने 3 चीजें खत्म करी और 3 नई चीजों का जन्म हुआ। कौन सी 3 नई चीजें खत्म करी? देखो सबसे पहले हमने खत्म करा लाइसेंसिंग। जो हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत थी ना, सेटअप के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो लाइसेंस खत्म। फ्रीडम ऑफ लाइसेंसिंग को बोला गया लिबरलाइजेशन। लाइसेंस नहीं लेना, इस फ्रीडम को बोला गया लिबरलाइजेशन। उसके बाद बच्चों कोटास थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोटास थे, क्वांटिटी सीलिंग्स थी कि आप नहीं लगा सकते, आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेन रोल निभा रहा था। तो वो पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करा गया, उस कोटा को खत्म करा गया, उसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन। एंड देन तीसरा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए परमिट्स चाहिए होते थे, आप इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट के लिए भी आपको परमिशंस चाहिए होती थी, तो वो सब परमिशंस भी रिड्यूस करी गई, उसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन। तो लाइसेंस, परमिट्स, कोटास, LQP की जगह LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में। या आप एग्जैक्टली अगर एग्जाम में लिखाते हो तो समझो नंबर पक्के हैं। चलो, इनकी जरूरत क्यों पड़ी सर, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे ही रीजंस मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। दिस इज फॉर योर रिवीजन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखो इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया था 40 साल में, लेकिन पब्लिक सेक्टर में करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से, लीकेज की वजह से, और हम बोल सकते हैं रेड टेपिंग की वजह से, डिले होना हर चीज में, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज देखने को मिली, ग्रोथ हमें देखने को मिली ही नहीं। हाँ, एक इंडस्ट्रियल बेस जरूर सेटअप हुआ, हाँ कुछ पॉजिटिव्स हमें जरूर देखने को मिले, बट जिस पेस से हम ग्रो कर सकते थे
उस पेस से हमने ग्रो नहीं किया। तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ओवरऑल पुअर था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमें रिफॉर्म्स लाने पड़े। देखो क्या लिखा है, इन द 40 years period the public sector was assigned the important role, however except for few industries overall performance was disappointing। लॉसेज रहे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाई, दैट इज वाई हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। द नेक्स्ट इज डेफिसिट इन बीओपी। व्हाट इज बीओपी बच्चा? बीओपी एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करता है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम बेसिकली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लिखते हैं। किसी भी कंट्री में जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं बेटा तो बीओपी सरप्लस दिखाता है। सरप्लस क्यों दिखाता है? हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो सरप्लस होगा। किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, यानी हम बाहर से सामान ज्यादा खरीदते हैं, पैसा बाहर जाता है, तो हम गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारा बीओपी किस में चला गया था? डेफिसिट में चला गया था। इसका मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे कंपैरेटिवली दोनों में, जबकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी पॉलिसीज थी, स्टिल हमारा बीओपी किस में चल रहा था? डेफिसिट में चल रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। समझे? तो ये भी एक रीजन था कि हमें ध्यान से चीजें करनी पड़ी। इट अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड्स द फॉरेन रिसिप्ट्स इवन आफ्टर इंपोजिंग हैवी टैरिफ्स देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये बहुत बेसिक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। महंगाई की वजह से भी हमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाने पड़े, पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़े। नंबर 4, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास, क्योंकि एक्सपोर्ट होता नहीं था, एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड वाइड थोड़े से वीक नजर आएंगे। देखो, कोई भी कंट्री स्ट्रांग तब होता है जब उसके पास फॉरेन रिजर्व्स हो। आज $1 के लिए हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं बच्चा? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। अगर हमारे पास डॉलर अबेंडेंस में होता, अगर हमारे पास डॉलर ज्यादा होता, हम एक्सपोर्ट करते होते और डॉलर बहुत ज्यादा होता, तो हम बोलते ना यार हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉलर है, हम इसके लिए 80 क्यों दें। तो जब जब हमारे पास डॉलर बढ़ेगा तब तब हम उसके उतने पैसे नहीं देंगे। ऑब्वियसली जो चीज आपके पास है उसकी वैल्यू नहीं है आपके लिए, जो चीज आपके पास नहीं है उसकी कदर होती है। तो डॉलर नहीं है इसीलिए 80 देने पड़ते हैं। जब डॉलर होगा हमारे पास तो हम 70 देंगे, 60 देंगे, 50 देंगे, तो वैल्यू कम होती चली जाएगी। समझे? लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था। दैट इज वाई हमें पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े। अगला क्या लिखा है? ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था और जितना भी सरकार का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था रेवेन्यू से। कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था तो हमें पॉलिसी चेंज करनी ही पड़ी। हमें सर्वाइवल के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमारे कंट्री को अगर रीवाइव करना है तो हमें पॉलिसीज बदलनी ही पड़ेंगी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ओवरऑल गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था, पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो मैनेजमेंट था, कंट्री का जो मैनेजमेंट था, वो इनएफिशिएंट हो चुका था। सब जगह हमें लॉसेस दिखाई दे रहे थे, सब जगह हमें इनएफिशिएंसीज दिखाई दे रही थी, सब जगह हमें स्टेगनेंट ग्रोथ दिखाई दे रही थी, ना के बराबर ग्रोथ दिखाई दे रही थी। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू, है ना, टैक्स से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से पैसा नहीं बना पा रही थी सरकार। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज जो हमने बोरो किया था अदर कंट्रीज से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो काफी ज्यादा कंजम्पशन नीड्स पे स्पेंड हो रहा था। जिस चीज पे लगना चाहिए उस पे पैसा नहीं लग रहा था। तो ये सारे रीजंस थे बच्चों की हमें पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, हमें नए रिफॉर्म्स लाने पड़े, जिसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1991 जुलाई में अनाउंस हुआ। मेन कॉज क्या थे? ताकि हम अच्छा, एम क्या था? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना पाए। अब ध्यान रखना बेटा, जो हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आएंगे उसको दो मेजर्स में डिवाइड करा गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होते हैं जो इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें राइट नाउ, और लॉन्ग टर्म होते हैं जो हमें लंबे समय में जिस चीज को साथ लेके चलना है। तो शॉर्ट टर्म को क्या बोला जाता है हमारे पास? स्टेबिलाईजेशन मेजर्स, कि हमने ये चीज अभी करी, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म होता है जो हमें लेके ही चलने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन में क्या क्या आता है? जैसे इन्फ्लेशन पे क्विकली कंट्रोल लगाना है, बीओपी के वीकनेस को जल्दी से ठीक करना है, ये स्टेबल करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस अच्छे से लेके चलनी है, एफिशिएंसी अच्छी करनी है इकोनॉमी में, तो ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ रीड ओनली टॉपिक
कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो तरीके के मेजर्स थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चीजें आई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बस। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिबरलाइजेशन हम आज पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम कल पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन बच्चे। लिबरलाइजेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है चीजें लिबरल करना। लिबरल का मतलब थोड़ी सी इजी करना। जो जो चीजें मुश्किल हैं, जिन जिन चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन जिन चीजों पे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, जहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, इसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्या है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लगाया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने जगह जगह लाइसेंसेस लगाए हुए हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्रीडम देगा कि आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो। इसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, बिफोर 1991 द गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। दीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। देखो कितने सारे कंट्रोल्स थे। It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy because of these controls. तो इन कंट्रोल्स की वजह से करप्शन देखने को मिल रहा था, हर चीज में डिले, इनएफिशिएंसी, पैसा कमा रही थी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करप्शन से। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें हटाई गई। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्यों किया जा रहा था? देखो लिखा हुआ है, इट वॉज डन टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल। जो इकोनॉमिक पोटेंशियल लॉक हो गया है, दब गया है नीचे, उसको अनलॉक करने के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के आए, इन्वेस्ट करे और काम करे अच्छे से। आगे टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कंपटीशन आए। देखो लिबरलाइजेशन आया है ना, उस फ्रीडम आया, लोगों ने बिजनेस करना शुरू करा, कंपटीशन आया। आज आप देखते हो प्राइवेट बैंक्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखते हो आज प्राइवेट इंटरनेट की वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो। अगर बीएसएनएल होता ना बेटा, तो पता नहीं कब इंटरनेट ग्रो होता। तो कंपटीशन आया, फ्रीडम मिला, तो इकोनॉमी ग्रो करी ना। तो ये सारे रीजंस थे लिबरलाइजेशन के पीछे। आगे क्या लिखा हुआ है? लिबरलाइजेशन में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, बेटा इसको प्लीज ध्यान से देखेंगे। कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? तो मेजर हमारे पास जो रिफॉर्म्स आए थे सभी सेक्टर्स में आए थे। यानी जो लिबरलाइजेशन फ्रीडम लेके आया, सभी सेक्टर्स में फ्रीडम लेके आया, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? देखो इंडस्ट्रीज कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, उन सब प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स आउट करा गया। जैसे नंबर 1, जो लाइसेंस चाहिए था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, कम कर दिया गया। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज में आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो डेंजरस इंडस्ट्रीज हैं या ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसमें लाइसेंस आज भी है। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा ईज ऑफ करी गई चीजें। अगला, पब्लिक सेक्टर का रोल कॉन्ट्रैक्ट करा गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने देखा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ए और बी में लगभग 17 और 12 29 इंडस्ट्रीज आ जाती थी, है ना, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ही था लगभग। तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करा गया, कॉन्ट्रैक्ट करा गया। ऐसे गवर्नमेंट का रोल सब चीज पे अलाउ नहीं करा गया अब। उसके बाद डी रिजर्वेशन, जो प्रोडक्शन एरियाज डी रिजर्व थे, जो रिजर्व थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, उनको अब डी रिजर्व करा गया, इक्वालिटी पे फोकस किया गया। उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करी गई कि इंडस्ट्री ग्रो कर पाए। और इंपोर्ट भी अब आप कर सकते थे कैपिटल गुड्स, मतलब अगर आपको कोई मशीन चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, वो इंपोर्ट होता है, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आ जाती हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसके अंदर ये बोला गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, लाइसेंस हटा दिया गया। अब किसमें लाइसेंस चाहिए? लेकिन लिकर में, सिगरेट में, डिफेंस में, एक्सप्लोजिव्स में, डेंजरस केमिकल्स में, इसमें अभी भी लाइसेंस चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करा गया। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर द न्यू पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। 17 थी ना शेड्यूल ए में, 17 से 8 कर दी गई, और 10-11 में तो इसको बिल्कुल 2 छोड़ दी गई, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, बहुत सारे एरियाज जो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, वो डी रिजर्व कर दिए गए। मैंने आपको पहले बताया
प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले लाइसेंसिंग के साथ जुड़ी हुई थी, अब फ्रीडम है तो आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों इंपोर्ट कर सकते थे आप कैपिटल गुड्स अगर आपको उनकी जरूरत है, टेक्नोलॉजी ताकि देश में आ सके। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। देखो इंडस्ट्री में जो जो चीजें प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर करी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सर पैसे के सेक्टर में क्या चेंजेस आए? सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करा गया। आप देखते हो आज कितने सारे प्राइवेट बैंक्स इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, पहले नहीं होते थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, तो इनको अलाउ करा गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ईज इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ईजी करा गया, बैंक्स अपनी ब्रांचेस आसानी से सेटअप कर सकते हैं, धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, रोल ऑफ आरबीआई चेंज करा गया। आरबीआई का रोल पहले रेगुलेटर का था। रेगुलेटर मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था, बैंक्स को डांटता रहता था, बैंक्स को बोलता रहता था कि मेरी पावर को समझो। फिर आरबीआई का रोल बदला गया। आरबीआई को बोला गया भैया आप रेगुलेटर नहीं हो, आप फैसिलिटेटर हो, आपका काम फैसिलिटीज देना है, बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करना है, क्या तुम राजा बन के बैठ गए हो? ऐसे नहीं चलेगा। तो आरबीआई का रोल चेंज करा गया। लिमिट बढ़ाई गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं थी वो अब 51% तक भी अलाउ कर दी गई थी कि आप हमारे देश में आओ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इकॉनमी में, किसी भी कंपनी में 51% तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। लिबरलाइजेशन implied substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator। मेन चीज ये लिख के आनी है, आरबीआई का रोल चेंज हुआ, रेगुलेटर से हटा के उसको फैसिलिटेटर बनाया गया। उसके बाद एज अ रेगुलेटर आरबीआई वुड फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स। पहले क्या करता था, वो इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था। एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। लेकिन अब जो होगा मार्केट फोर्सेस से होगा, डिमांड सप्लाई से होगा, आरबीआई बस ध्यान रखेगा किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो या ऐसा कुछ ना हो। आगे लिखा हुआ है नाउ कंपटीशन रादर देन कंट्रोल रूल्स द डिसीजन मेकिंग। अब कंपटीशन चलता है, कंट्रोल नहीं चलता। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स डेवलप हो गए हैं। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ करा गया है कि अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने चेंजेस से हमें काफी ग्रोथ देखने को मिली हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? तीसरा, फिस्कल रिफॉर्म्स। सर फिस्कल किसको बोलते हैं? फिस्कल बेसिकली बच्चों बोलते हैं सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी का मतलब कि सरकार कितना पैसा कमाता है, कैसे कमाता है, कहां खर्च करता है, कैसे खर्च करता है। वहां पे भी काफी चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स रिफॉर्म्स इसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स थे। आप देखो टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपने बहुत डिटेल में बैंकिंग वाले सेक्टर में, बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट में पढ़ा है। तो मैंने आपको मैक्रो में पढ़ाया है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो इंडिविजुअल और कंपनीज पे लगता है, उनकी इनकम और प्रॉपर्टी पे। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जैसे जीएसटी, है ना। तो देखो दो तरीके के टैक्सेस हैं, दोनों ही टैक्सेस में थोड़ा सा इजी की गई चीजें, यानी रिटर्न्स आसान करी गई कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हो, जीएसटी रिटर्न कैसे भर सकते हो। जीएसटी तो अब आया, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, वैल्यू एडिड टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था। तो मल्टीपल टैक्सेस पहले भी होते थे, बस उनको खत्म करके अब जीएसटी आ गया। जीएसटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिफॉर्म। जीएसटी भी तो एक रिफॉर्म है ना, तो वो भी हमें देखने को मिला। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था और इवेजिव था, चोरी होती थी टैक्स की, है ना। लेकिन बाद में क्या होने लगा, टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड करा गया, थोड़ा मॉडरेट करा गया, टैक्स रेट्स रिवाइज करे गए और थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, ये फिस्कल रिफॉर्म्स में लिखोगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर आ गया, फिस्कल रिफॉर्म्स आ गए। उसके बाद कौन से आते हैं बेटा? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या आता है सर? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब सर इसमें क्या क्या करा गया, इसको प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या करा गया? देखो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में मेनली हमारे रुपए को डी वैल्यू करा। सर डी वैल्यू का क्या मतलब होता है? बेटा आपने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर अगर पढ़ा है मैक्रो में, तो आपने वहां ये दो शब्द पढ़े होंगे, डेप्रीसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। दोनों का मतलब रुपए की वैल्यू का कम करना होता है
है ना। रुपए की वैल्यू को कम करने का क्या मतलब है कि $1 के लिए पहले सपोज 50 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते हैं। पहले जो चीज 50 में आ जाती थी वो अब 80 में आती है। ये होता है कि रुपए की वैल्यू कम होना, रुपए की वैल्यू कम होना। तो यहां पे डी वैल्यू का मतलब होता है ये चीज खुद करना। जब गवर्नमेंट खुद करती है ना इसको, तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा है? देखो आप एज अ यूएस सिटीजन समझो कि आप ऐसे समझ लो कि अगर वो $1 देता है तो उसको पहले 50 रुपए मिलते थे, अब वो $1 देगा तो उसको 80 मिलेंगे, तो उसको तो फायदा हो रहा है। टॉफी मान लो, ₹1 में पहले 50 टॉफी, अब ₹1 में 80 टॉफी, तो उसको तो फायदा हो रहा है। तो फायदे से क्या होता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, $2 भी लेगा, $3 भी लेगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें थोड़े से रिजर्व्स आ जाएंगे बाहर से, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स की बिल्कुल शॉर्टेज हो चुकी थी, फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास थे ही नहीं। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने रुपए को डीवैल्यू करा। डीवैल्यू करने का मतलब है कि हमने अपनी वैल्यू कम करी, वैल्यू कम करी तो सामने वाले को सस्ता पड़ा, सामने वाले को सस्ता पड़ा तो उसने डिमांड करी, हमारे पास डॉलर आया, समझे। तो डीवैल्यू करा गया हमारे रुपए को। डीवैल्यूएशन इंप्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी एज अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ठीक है, इंप्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज, सही है। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ा फॉरेन करेंसी का इंडियन इकोनॉमी में। अब ये तो हो गया सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज में, ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में हो गई, फॉरेन एक्सचेंज। अब आ जाओ आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में। ट्रेड पॉलिसी में क्या करा गया, देखो इसमें लिखा हुआ है टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड। टैरिफ का मतलब जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाए जा रहे थे वो मॉडरेट करे गए, कम करे गए। उसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज अ पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे अलग अलग लाइसेंसेस से, अलग अलग टैक्सेस से, लेकिन अब वो पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब ये लाया गया कि भैया जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। कंपटीशन अब ओपन हो गया है, लिबरलाइजेशन में चीजें अलाउ करी जाएंगी, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में, जिसकी डिमांड होगी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो अब कंपटीशन को आगे रखा गया, प्रोटेक्शन को हटा दिया गया। मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ्स। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास रिफॉर्म्स में आ जाते हैं, है ना, ये सब हमारे रिफॉर्म्स में आ जाते हैं लिबरलाइजेशन में। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टैक्स रिफॉर्म्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी रिफॉर्म्स हो गए और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हो गए। इनको ध्यान रखना, ये सब लिबरलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए। अब एक बार इनके फीचर्स देख लो, लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ। लिबरलाइजेशन के बाद मेन चीजें ये आप एक जगह लिख के आ सकते हो। तो देखो लिबरलाइजेशन के बाद एक तो इंपोर्ट के जो कोटास थे वो एबॉलिश कर दिए गए। अब कोई क्वांटिटी सीलिंग्स नहीं थी इंपोर्ट पे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म कर दिया गया कुछ चीजों को छोड़ के, हाँ अभी भी है लेकिन बाकी से हटा दिया गया। मॉडरेशन करा गया किस चीज के अंदर, इंपोर्ट ड्यूटी पे, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी गई, आप जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ सके। ट्रेड पॉलिसी जो है वो काफी बेटर करी गई इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए, ताकि कंपटीशन आए और ग्रोथ हमें देखने को मिले। तो ये सारे रिफॉर्म्स बच्चों लिबरलाइजेशन में आते हैं। इट वाज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। आज अपनी किताब खोलो, एक बार रीडिंग लगाओ और लिबरलाइजेशन वाला पोर्शन आज ही लर्न कर लो। कल मैं आपको प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करा दूंगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और इस वीक के एंड में आपके पास टारगेट्स होंगे जिसमें आपको खत्म करना होगा क्या, आपको खत्म करना होगा बेटा जी पूरा एलपीजी, उसके साथ चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा यूनिट अच्छे से रिवाइज करना एंड हम चीज़ों को फिर यूनिट 2 पे लेके चलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपस में भी डिस्कस कर लिया करो और वीडियो लाइक जरूर करा करो यार। आई नीड एवरी वन, आई वॉन्ट एवरी वन to like the videos, to share the videos, to subscribe the channel. एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।